नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। रात के 10 बज रहे हैं। आइए सीधे शुरुआत करते हैं दिल्ली से पंजाब तक के राजनीतिक गलियारे की हलचल के बीच एक दस्तक वाली ब्रेकिंग न्यूज से। आज शाम गृह मंत्री अमित शाह से पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की बैठक के बाद कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का बड़ा बयान आया, जिसमें सुरजेवाला ने कहा कि दलित विरोधी राजनीति का केंद्र अमित शाह का घर बन गया है और अगर हमने एक दलित को मुख्यमंत्री बना दिया तो ये बात रास नहीं आ रही, दलित को सर्वोच्च पद दिया तो ये बात बीजेपी को रास नहीं आ रही है। इशारों में G20 नेताओं पर भी बोला है हमला और अपने नेताओं के साथ साथ बीजेपी नरेंद्र मोदी पर भी रणदीप सुरजेवाला ने हमला बोला। कैप्टन अमित शाह की मुलाकात के बाद बरसे हैं रणदीप सुरजेवाला। कहा कि हमने पंजाब में एक दलित को मुख्यमंत्री बना दिया तो ये बात बीजेपी को हजम नहीं हो रही है और अमित शाह का घर जो है वो बीजेपी विरोधी, कांग्रेस विरोधी और कांग्रेस सोच विरोधी, दलित विरोधी है। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी दृष्टि बनी रहेगी, लेकिन अब पंजाब में अपना काम बनाने वाली राजनीति ने जनता को कहां छोड़ा है। एक तरफ मुफ्त बिजली के वादे देकर जनता को भ्रम में डाला जा रहा है तो दूसरी तरफ पंजाब की सरकार के नए रूप में आने के बाद भी मंत्रियों की कुर्सियां खाली दिख रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री पंजाब के सत्ता के समीकरण बैठाने में लगे हुए हैं। ज्यादातर पंजाब के मंत्री सिद्धू के इस्तीफे के बाद अपनी अपनी खेमेबाजी में व्यस्त हैं, इसीलिए जनता के नाम पर अपनी सत्ता वाला उल्लू सीधा करती राजनीति पर आज आपको दस्तक देनी है। अभी दिवाली आने वाली है। अखबारों, सोशल मीडिया, बाजारों में सेल वाली चकाचौंध आपको दिखने लगेगी, जहां पहले दाम बढ़ाकर फिर उसी दाम पर 50% की छूट दिखाकर आपको लूटा जाता है। ऐसी ही सेल वाला फॉर्मूला हमारे राजनेता अपनाते हैं। वो कहते हैं कि हम मुफ्त में आपको ये दे रहे हैं, हम आपको मुफ्त में वो दे रहे हैं, लेकिन वास्तविकता, सच्चाई में आपको, हमें यानी कि देश की जनता को मुफ्त में कुछ भी कभी नहीं मिलता। क्या पंजाब में बकाया बिजली बिल माफ करने वाली राजनीति के पीछे यही कहानी है? वो बकाया सारा उन्होंने लोगों का असी भरांगे, इसी सरकार ने फैसला कर लिया। हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी। 53 लाख परिवार जिन्हां दे बकाए खड़े है, जेड़े बिजली दे बकाए नहीं भर पा रहे। डोमेस्टिक के जितने पुराने बिल है सारे माफ किए गए। पंजाब की राजनीति में 53 लाख परिवारों का बकाया बिजली बिल माफ करके वोट का बल्ब जलाने वाली राजनीति होती है। जनता को पता भी नहीं चलता, किसी मुफ्त बिजली वाले वादे के करंट से सत्ता का बल्ब तो पार्टियां जला लेती हैं, बाद में उसका बिल भी जनता से ही भरवाती है। 30 जून को अरविंद केजरीवाल पंजाब की जनता से सत्ता दिला देने के बदले हवा में हाथ लहराकर, जीरो दिखाकर मुफ्त बिजली का ऐलान कर रहे थे। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ सिद्धू की छेड़ी धुन से सत्ता का भांगड़ा करते मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने जनता का बकाया बिजली बिल का पैसा सरकार के खजाने से भरने का ऐलान किया। 2 किलोवाट दे तक दे, चाहे उदा 1 किलोवाट लोड है, चाहे उदा 500 वाट लोड है, चाहे 1.5 किलोवाट लोड है, 2 किलोवाट तक दे कंज्यूमर जिन्ने हैगे है पंजाब दे विच, वो बकाया सारा उन्होंने लोगों का असी भरांगे, इसी सरकार ने फैसला कर लिया। सरकार उन्होंने भरेगी। डिफॉल्टर उन्होंने जिन्ना कोई भी डिफॉल्टर है जे 1 रुपये का, चाहे वो 5,000 का, चाहे 50,000 का। ये केजरीवाल ही थे जो दिल्ली में 200 यूनिट तक मुफ्त की बिजली का वादा करके सीएम की कुर्सी पाए। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया। बिजली से वोट उत्पादन का फॉर्मूला फिर ममता बनर्जी ने अपनाया। बंगाल में 75 यूनिट बिजली मुफ्त का वादा करके वो भी सत्ता में लगातार कायम है। उत्तराखंड में भी चुनाव होना है तो पहले ही सरकार ने 100 यूनिट मुफ्त बिजली का प्रस्ताव निकाल दिया। पंजाब में केजरीवाल ने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का भरोसा सत्ता पाते ही पहले दिन से करने की बात कही है।
इसीलिए सिद्धू के इस्तीफे से स्टार्टर खराब होने के कारण ट्यूबलाइट की तरह लुप लुप करती चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार ने फैसलों का करंट दौड़ाते दिखाना चाहा। 53 लाख लोगों का बकाया बिजली बिल जनता के ही पैसे से भरने का बटन दबा दिया। ये लोड अप्रोक्सीमेटली 1200 करोड़ रुपए ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਣਾ। ਅਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹਦਾ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਲੋਡ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੇਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। देश में प्रति व्यक्ति बिजली खपत में पंजाब तीसरे नंबर पर आता है। अब जो 1200 करोड़ रुपए का बकाया बिल सरकारी खजाने से भरने की बात चन्नी सरकार कहती है, वो पैसा कोई पार्टी फंड से तो जाएगा नहीं, जाएगा तो उसी सरकारी खजाने से जिसे जनता ने ही अपनी इच्छाओं को सीमित करके टैक्स देकर भरा है। बस सारा खेल यही होता है। पंजाब पहले से ही किसानों के अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और बीपीएल परिवारों को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देता आया है। इस मुफ्त बिजली के चक्कर में पंजाब सरकार को 14,900 करोड़ रुपए की सब्सिडी देनी पड़ती है। इस 14,900 करोड़ रुपए का इंतजाम करने के लिए दावा होता है कि पंजाब में वापस जनता को ही टैक्स का करंट लगा दिया जाता है। घरेलू बिजली वाले उपभोक्ता के बिल में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, सोशल सिक्योरिटी सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, नगर निगम टैक्स और काऊ सेस तक लगाकर बिजली को टैक्स के भार से महंगा कर दिया जाता है। यानी एक वर्ग को फ्री का लॉलीपॉप देकर दूसरे वर्ग से उसका बिल भराया जाता है। फिर महंगी बिजली और बिलों में अनियमितता से त्रस्त जनता बिल का पैसा नहीं भर पाती तो सिस्टम सुधारने की जगह बकाया बिल माफ करने की बात कही जाने लगती है। डोमेस्टिक के जितने पुराने बिल हैं सारे माफ किए जाएंगे। दूसरा, जिन जिन लोगों के पुराने पेंडिंग बकाया बिल है, एरियर हैं डोमेस्टिक के, सारे माफ किए जाएंगे। हर किसी का बिल किसी ना किसी दिन आया, चाहे 15 दिन पहला आया, चाहे 1 महीना पहला आया, चाहे कल आया। जद बिल आया पिछला, ऐसी पिछला बकाया देखना, जेडे इस महीने का अगला उन्होंने पैसा आएगा उन्होंने देना है, उन्होंने अगे बिल जारी देने हैं। लेकिन जेड़ा पुराना बकाया खड़ा है, जेड़ा कि जिदे करके लोग परेशान है, बिल नहीं दे पा रहे, उन्होंने कनैक्शन कट गए है। मेरे हल्के दे विच कंदोला टप्परियां पिंड है। अगर इसी तरह बिजली देकर वोट खरीदने का खेल जारी रहा तो सत्ता चलाने वाला करंट तो कोई भी पार्टी हासिल कर लेगी, लेकिन फिर दूसरी योजनाओं में ब्रेकडाउन तय मानिए, क्योंकि राजनेता मुफ्त में कभी कुछ नहीं देते। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। अपना काम बनता फिर चाहे किनारे जाए जनता, क्या यही सत्य है पंजाब की राजनीति का, जहां पंजाब के पुराने मुख्यमंत्री अपना राज्य छोड़कर दिल्ली में 50 मिनट तक तमाम अटकलों के बीच गृह मंत्री अमित शाह से मिलते हैं। नए मुख्यमंत्री 10 दिन बाद भी अपनी सरकार को स्थिर करने में ही फंसे हुए हैं। मंत्री खेमेबाजी में व्यस्त हैं और जनता यानी कि आप और हम सिर्फ और सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। जनता इंतजार कर रही है कब सरकार का काम शुरू होगा। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्री सब अपनी अपनी सियासत में इतना व्यस्त हैं कि राजधानी चंडीगढ़ में सचिवालय के भीतर मंत्रियों की एक खाली कुर्सी जनता के साथ किए गए वादों पर मजाक है। जिस सचिवालय में जनता के काम के लिए चहलकदमी दिखनी चाहिए, वहां फैला ये सन्नाटा सिर्फ सत्ता को सर्वोपरि समझने वाली सियासत का स्वार्थ दिखाता है। सचिवालय के भीतर आम आदमी के काम को छोड़कर खाली पड़ी कुर्सी पंजाब की जनता के साथ एक छल क्यों ना कहें। जब नए मुख्यमंत्री की शपथ के 9 दिन बीत चुके हैं, नए मंत्रिमंडल की शपथ के 4 दिन बीत चुके हैं, विभागों के बंटने के भी 2 दिन बीत चुके हैं, पूरी सरकार और पार्टी पंजाब में आपसी घमासान में इतनी व्यस्त कि जनता के काम भुला दिए गए। चंडीगढ़, दिल्ली, पटियाला जगह जगह मीटिंग्स का दौर जारी है। आप देख सकते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कैबिनेट की मीटिंग लेने पहुंचे हैं और इस कैबिनेट में आज चर्चा का विषय यही रहेगा कि जो कांग्रेस में अंतर्कलह बनी हुई है, अस्थिरता का माहौल पंजाब सरकार में बना हुआ है, उससे कैसे निपटा जाए।
मुख्यमंत्री चन्नी पहुंचते हैं तो कैबिनेट की बैठक के लिए, जहां सिद्धू के इस्तीफे के बाद छिड़े पार्टी के झगड़े में उन्हीं के सारे मंत्री मौजूद नहीं होते। थोड़ी देर में कैबिनेट की बैठक करके मुख्यमंत्री सचिवालय से निकल जाते हैं और जिस सचिवालय में जनता के काम के लिए अपनी शपथ निभाते मंत्री अफसर दिखने चाहिए, वहां नजर आता है सन्नाटा। पंजाब की नई सरकार नए सपने, नई उम्मीदें, नए वादे और नए दावों के साथ आई है, लेकिन इन दावों की हकीकत क्या है? एक मंत्री जिसके पास 4 मंत्रालय हैं, उनके नाम पढ़िए। नाम है रजिया सुल्ताना, जिन्हें पंजाब में जल वितरण, सामाजिक सुरक्षा, महिला बाल विकास समेत 4 विभाग दिए गए। मंत्री जी जनता का काम करने की जगह सिद्धू के इस्तीफे के बाद खुद भी इस्तीफा दे देती हैं। जनता यहाँ पर काम के लिए आती है। विधानसभा चुनावों में मात्र 5 महीने बचे हैं, लेकिन मंत्री महोदया कहीं ना कहीं बिजी हैं। आप देख सकते हैं कमरा खाली पड़ा हुआ है और बाहर कोई मिलने आता है तो उसको जवाब कुछ भी नहीं है। दरअसल मंत्री महोदया नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थन में कैबिनेट से इस्तीफा दे चुकी हैं और भले ही उनके पास महिला बाल कल्याण विभाग है, भले ही वाटर सैनिटरी विभाग है, भले ही उनके पास सामाजिक न्याय का विभाग है, लेकिन सच्चाई ये है कि मंत्रियों को पंजाब में फिलहाल जनता से ज्यादा अपनी कुर्सियों की पड़ी है। जिस पंजाब में पैदा होने वाला प्रत्येक बच्चा 82,000 रुपए से अधिक का कर्जदार है, जिस पंजाब में किसानों पर 70,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है, जिस पंजाब के भीतर 10 वर्ष में कर्ज 74,000 करोड़ से बढ़कर 2,73,703 करोड़ रुपए होने जा रहा है, वहां सरकार बनने के 9-10 दिन बाद भी हालत ये कि सिद्धू के समर्थन में 2 और मंत्री अपना काम छोड़कर उनके घर बैठक करते हैं। लेकिन जिस सचिवालय में मंत्रियों को जनहित की फाइल निपटानी चाहिए, वो आपसी खींचतान की राजनीति में एक दूसरे को निपटाने में लगी हैं। पंजाब सरकार दावा कर रही है कि सभी मंत्री सचिवालय में बैठकर जनता की बात सुनेंगे, जनता के मुद्दे सुलझाएंगे, जनता की समस्याओं को खत्म करेंगे, लेकिन मंत्री कहां व्यस्त हैं? आप देख सकते हैं ब्रह्म महिंद्रा जो कि स्थानीय निकाय के मंत्री हैं और उनके दफ्तर की बात करें तो दफ्तर में यहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ये नेम प्लेट स्थानीय निकाय के साथ संसदीय कार्य और शिकायत निवारण का भी महकमा पाए ब्रह्म महिंद्रा की है। कैप्टन के करीबी ये मंत्री जी भी व्यस्त हैं अपनी सियासत में जनता को मझधार में छोड़कर। मंत्री जी का कार्यालय आप देख सकते हैं, आज ही कैबिनेट मीटिंग हुई है, कैबिनेट में भी मंत्री जी नहीं आए और यहाँ पर खाली कुर्सियां उनका इंतजार कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि मंत्री महोदय का दफ्तर बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है और खाली कुर्सियां कहीं ना कहीं मंत्री जी का इंतजार कर रही हैं और बाहर मंत्री जी का स्टाफ बैठा हुआ है। कुल मिलाकर दावों की हकीकत क्या होती है, वो तस्वीरें हम आपको पंजाब के सचिवालय से दिखा रहे हैं। कुछ ही महीने में पंजाब में चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, फिर इसी कुर्सी पर बैठे मंत्री जनता के हित के बड़े फैसले नहीं ले पाएंगे। जब वक्त जनता से किए गए वादों को पूरा करने में फैसले लेने का है, तब मंत्री अपना कुर्सी वाला कर्तव्य छोड़कर पार्टी की कलह में कलहकार बने हुए हैं। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। आपने बचपन में गेम खेला होगा स्टैच्यू बोलने पर, जिसमें सामने खड़ा आपका साथी एकदम स्थिर होकर खड़ा हो जाता है। क्या ऐसे ही मूर्तियों की राजनीति करके वोटर को स्टैच्यू बोलकर राजनेता जनता के वोट की अपनी मीनारें बनाते हैं? इस सवाल के जवाब को समझने के लिए उत्तर प्रदेश हम आपको लिए चलते हैं, जहां मूर्तियां खड़ी करके राजनीति अपना काम बनाने में जुटी हुई। मूर्तियां बनती हैं, लेकिन मूर्तियां ही क्या वोट भी बना देती हैं? मूर्तियों की राजनीति के उत्तर प्रदेश में नई मूर्ति आई कप्तान यादव की, जो कन्नौज में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रहे। 90 के दशक में राम लहर के बीच भी समाजवादी पार्टी की सीट और सम्मान बचाने वाले नेता कप्तान यादव की मूर्ति का अनावरण कन्नौज में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया। तो सब समाजवादी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं पॉलिटिकल मैसेज यही है कि यहाँ के लोग मिल करके सरकार बनाएंगे। यूपी में भी सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति को लेकर भी सियासत जारी है, जिनकी भव्य मूर्ति का अनावरण करने पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा आए। लेकिन मिहिर भोज की मूर्ति उनके गुर्जर होने बनाम क्षत्रिय होने के विवाद में फंस गई।
निषाद वोट की राजनीति में फूलन देवी की मूर्ति भी लगाने की कोशिश उत्तर प्रदेश में हो चुकी है, जबकि ब्राह्मण वोट साधने के लिए परशुराम की 100 फीट से ज्यादा ऊंची मूर्ति लगाने का वादा समाजवादी पार्टी ने किया है। उत्तर प्रदेश में मायावती अपने शासनकाल में पूरे राज्य के भीतर मूर्तियां लगाने वाली सियासत पहले ही कर चुकी हैं। अब उनकी मूर्ति राजनीति का अलग स्टैंड है। अब हमें कोई नया स्मारक या पार्क या उनकी मूर्तियां आदि फिर से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना मुझे काम करना था मैंने थोक के भाव कर दिया, कई गुना ज्यादा आदर सम्मान देकर उनको कर दिया। जानकार कहते हैं कि मूर्तियों की राजनीति के जरिए विशेष जाति, क्षेत्र, समुदाय की भावनाओं को जगाया जाता है। जाति और धर्म विशेष मूर्ति लगाकर उस वोट बैंक से सीधे जुड़ाव पैदा किया जाता है। लेकिन जरूरी है कि वोट की नींव रखने वाली मूर्तियों के नाम पर जनता के लिए जरूरी स्कूल, अस्पताल और सड़क निर्माण का काम न भूला जाए। समर्थ श्रीवास्तव, कन्नौज, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है 2022 तक सबका अपना घर हो, और इसीलिए शहर और गांव के गरीबों को आवाज देने के लिए केंद्र सरकार पैसे भेजती है। लेकिन उसी सपने को राजस्थान में तोड़ने वाले कैसे बैठे हैं? आप हमारे संवाददाता शरद कुमार की रिपोर्ट देख दस्तक दीजिए। राजस्थान में शहरों के बीच गरीब जनता अस्थायी घरों में गंदगी के बीच न रहे, गरीबों को सुरक्षित छत मिले, इसीलिए राजस्थान में 2015 में शहर के गरीबों के लिए मुख्यमंत्री जन आवास योजना शुरू होती है। जयपुर के युवा सद्दाम उसी योजना में फ्लैट बुक कराते हैं। सपना था 6 लाख में 1 BHK घर मिलेगा, आगे शादी की जिम्मेदारी निभा लेंगे। 70,000 का कर्ज लेकर सरकारी योजना में घर बुक कराया और सपने के घर को बस यूं ही हवा में लटका देखते रह जाते हैं। मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 में लॉन्च हुई थी और ये मैंने 2017 में इसको मकान को पोजेशन के लिए अलॉट किया था और उन्हें पोजेशन देने के लिए 2019 के लिए बोला था। लेकिन सर आज 2021 भी एंड पे चल रहा है, लेकिन अभी तक उसका कोई वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। मुझे लगता नहीं कि 2025 तक भी वो बिल्डिंग में अलॉट होगी, तो यानी एक सपने का घर है वो दरा दरा रहेगा। शहरी गरीबों को सस्ता आवास देने के लिए मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना शुरू की गई थी, जिसे बाद में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में तब्दील कर दिया गया। 2015 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुए थे, लेकिन आज तक गरीबों को यहाँ पर रहने का सुख नहीं मिला है। जिन्होंने बुक कराया था वो आज भी घूम रहे हैं। बिल्डर आवास योजना में 1 BHK और 2 BHK थोड़ा सस्ता करके गरीबों को दे सके, इसलिए तमाम तरह की रियायत सरकार से दी जाती है। जैसे बिल्डर खेती की जमीन पर भी आवास बनाकर दे सकता है, सड़क की चौड़ाई का कोई प्रावधान नहीं, किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना, GST भी माफ है, मकान की रजिस्ट्री बेहद सस्ती। इसलिए बिल्डर्स ने हजारों मकान की बुकिंग सरकारी आवास योजना के नाम पर धड़ाधड़ कर ली, लेकिन पैसे लेकर काम लटका दिया। संवाददाता शरद कुमार के साथ मनोज जैन उसी सरकारी योजना के तहत बुक कराए घर की सीढ़ियां चढ़ते हैं, जहां सपनों का घर बहुत महंगा पड़ रहा है। 12,000 की किश्त जाती है, 8,000 घर का किराया, कुल कमाई 30,000 है और घर मिलने की तारीख तय नहीं। काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं सर। अब ये चीज़ें सारी चीज़ें बोल नहीं सकते सर, कर रहे हैं सर। वो थोड़ा सारा मैनेजमेंट करना पड़ रहा है सर, बहुत परेशान है सर। वैसे तो सर नियम है कि देरी हो तो बिल्डर पर प्रति यूनिट 20,000 रुपए जुर्माना लगे। नियम है 12 महीने से ज्यादा देरी हो तो प्रोजेक्ट रद्द किया जाए, लेकिन अब तक न कोई प्रोजेक्ट रद्द हुआ न जुर्माना किसी पर लगा। सब मिला के करीब 300 प्रोजेक्ट्स में हमने नोटिस दिए जिन्होंने समय पे प्रोजेक्ट पूरे नहीं किए राजस्थान में, और तो उनकी कार्रवाई चल रही है, उनके खिलाफ सुनवाई भी निरंतर चल रही है। पिछले 6 साल में अकेले जयपुर में गरीबों के लिए 52,000 घरों की इजाजत मिली, लेकिन सिर्फ 10,000 लोगों को उनका घर मिल पाया। 42,000 लोग अब भी जयपुर में ही अपने घर हवा में अधूरा टंगा देखते हैं, जहां खुशियों के नाम पर कुनीतियों का खंडहर खड़ा करके छोड़ दिया गया है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। स्वागत एक बार फिर से आपका दस्तक में। गृह मंत्री अमित शाह के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह की बैठक के बाद दिल्ली में अटकलों का बाजार गर्म है।
प्रश्न ये है कि क्या अमरिंदर सिंह बीजेपी में जा रहे हैं? अगर अमरिंदर बीजेपी में गए तो कांग्रेस का क्या होगा? क्योंकि चर्चा ये भी जोरों पर है कि अमरिंदर सिंह कृषि मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है। मगर पंजाब की लड़ाई ने कांग्रेस के अंदर मचे घमासान को काफी तेज कर दिया है। सिद्धू के इस्तीफे से शुरू हुई कांग्रेस की लड़ाई पंजाब से दिल्ली तक पहुंच गई है। एक तरफ कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद हैं, दूसरी तरफ राहुल के समर्थक हैं जिन्होंने एक दूसरे पर हमले करने शुरू कर दिए। क्योंकि आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, पारस और सोनिया जी का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। सिद्धू के जिस अंदाज ने सोनिया को भी गुदगुदाने पर मजबूर किया, वही सिद्धू कांग्रेस की अध्यक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं। लड़ाई मुद्दों दी है, मसलियां दी है और पंजाब पक्षी एक एजेंडे दी है जिहदे ते मैं बहुत देर दा खड़ा रहा। तो सवाल उठता यह है कि क्यों जा रहे हैं लोग? इतना तो जरूर कह सकते हैं कि उनकी निंदा भी कर सकते हैं कि क्यों पार्टी छोड़ के चले गए, लेकिन शायद हमें यह भी सोचना होगा, खुद से पूछना होगा, हो सकता है हमारी भी शायद कोई गलती रही हो। मैं अपने आराध्य सदाशिव शंभू की आज सौगंध लेता हूं, अपनी नेक मां जिसका मैंने दूध पिया था, उसके कर को उतारने के लिए आज यह वचन देता हूं, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद अपने सर पे लेके कहता हूं कि जब तक मेरी धमनियों में लहू है, राहुल भाई को लाल किला पे झंडा चढ़वाए बिना नहीं मानेगा मैं। जो सिद्धू खुद को राहुल का सिपाही बताते नहीं थकते थे, वही आज राहुल पर सवालिया निशान लगने की सबसे बड़ी वजह बन गए हैं। इन सारे विषयों में एक बात सामने आता है और वह है द फेलियर ऑफ राहुल गांधी, द कोलोसल फेलियर ऑफ राहुल गांधी। कोई साधारण नहीं, असाधारण असफलता राहुल गांधी जी का यह पंजाब के पूरे इस प्रयास से सामने आता है। मेरी मां कहा करती थी, बेटा भगवान के पास कोई जुर्म करके जाना, तेरा जुर्म माफ हो जाएगा, लेकिन कभी एहसान फरामोश बन के कभी नहीं जाना, क्योंकि फिर एहसान फरामोश इंसान का बोझ धरती ढोती नहीं। मैं सबसे ज्यादा एहसान प्रियंका जी का मानता हूं। जो सिद्धू एहसान फरामोशी को जुर्म मानते थे, वो आज पूरे गांधी परिवार के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित हो रहे हैं। मेरी लड़ाई मुद्दों दी है, मसलियां दी है और पंजाब पक्षी एक एजेंडे दी है। सबसे पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए थी कि पंजाब की राजनीतिक स्थिरता को किस तरह से बहाल रखा जाए, और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिन लोगों को जिम्मेवारी दी गई थी वो पंजाब को समझ नहीं पाए। जिस सिद्धू के लिए कांग्रेस आलाकमान ने कैप्टन को हटाया, जिस सिद्धू को कांग्रेस नेतृत्व ने पंजाब की कमान सौंपी, जिस सिद्धू को गांधी परिवार ने आगे बढ़ाया, वही सिद्धू कांग्रेस में गांधी परिवार के विरोधियों के उत्साह का नया स्रोत बन गए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये नवजोत सिद्धू का पटियाला का रेजिडेंस है, जहां कल उनके समर्थक भारी संख्या में पहुंचे थे और देर रात तक मिलने और उनको मनाने का सिलसिला लगातार जारी रहा। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਸਲੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਾਧਨ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਸਿਰਮੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ मैं दूंगा। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ने के बाद ये सिद्धू की पहली प्रतिक्रिया थी, लेकिन इसने कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर मचे झगड़े को दोबारा जिंदा कर दिया। कांग्रेस को सबसे ज्यादा बड़ा झटका इस तस्वीर को देखकर लगा। शाम को अमरिंदर सिंह गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंचे और नए कयासों को जन्म दे दिया।
करीब 45 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई, जिससे कांग्रेस को लगने वाले नए झटके की आहट तेज हो गई। सवाल उठा कि क्या पंजाब में बीजेपी को नया कैप्टन मिलने वाला है। इससे पहले सुबह मनीष तिवारी ने मोर्चा संभालते हुए पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता के लिए कांग्रेस आलाकमान को इशारों में दोषी ठहराया। अगर पंजाब की अस्थिरता पे किसी को खुशी है तो वो पाकिस्तान की डीप स्टेट को खुशी है। उनको लगता है कि पंजाब में अगर हालात बिगड़ते हैं, अगर राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है, तो उनको एक बार फिर से अपने काले मंसूबे को अंजाम देने में एक और मौका मिलेगा। इसके कुछ घंटे बाद कपिल सिब्बल सक्रिय हुए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे सीधे राहुल गांधी को सारे घमासान के लिए दोषी ठहराने लगे। In our party, at the moment, there is no president. So we don't know who is taking these decisions. We know and yet we don't know. कहने की जरूरत नहीं है कि सिब्बल ने भले ही राहुल गांधी का नाम नहीं लिया हो, लेकिन उनका सीधा निशाना कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ही थे। The Congress party should make sure that they remain united. If somebody has an issue, that issue has to be discussed. Consultations must take place from the senior-most members of the party. The organizational structure must be strengthened. That is to be done if the organization is in place, if there is a president. कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर इस घमासान को गुलाम नबी आजाद की चिट्ठी ने और भी ज्यादा तेज कर दिया। गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख डाली और कपिल सिब्बल की मांग में सुर मिलाते हुए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाने की मांग की। गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल उन 23 नेताओं में शामिल हैं, जिन्होंने पिछले साल अगस्त में भी सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव कराने की मांग की थी। इसे G23 भी कहा जाता है, जो कांग्रेस के पंजाब संकट के बाद दोबारा सक्रिय हो गया है। ये तो साफ जाहिर है कि कांग्रेस का कोई अभी इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी निर्णय तो कोई ले ही रहे हैं ना। तो ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। कांग्रेस में यह घमासान आगे और बढ़ेगा। इसकी वजह राज्यों में उसकी पार्टी की सरकारों में बढ़ती खींचतान है। पंजाब जैसा संकट छत्तीसगढ़ में भी है। ताजा खबर यह है कि छत्तीसगढ़ से सीएम भूपेश बघेल समर्थक दर्जन भर से ज्यादा विधायक दिल्ली पहुंच गए हैं और कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल बना टीएस सिंह देव में ठनी हुई है। राजस्थान में गहलोत और सचिन पायलट का झगड़ा किसी से छिपा नहीं है। वहीं गोवा में कांग्रेस ने अपने पूर्व सीएम को खो दिया है। लुई चिनो फलेरिया ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। तो जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां भी झगड़ा है, और जहां नहीं है वहां उसके नेता पार्टी को अलविदा कह रहे हैं, जिसे बीजेपी राहुल गांधी की असफलता से जोड़कर कहती है। उनके खुद के नेता, आप पंजाब में देखिए, खुद के नेता आपस में लड़ रहे हैं और रिजेक्ट कर रहे हैं। G23 से लेकर आज पंजाब के जो आला नेता हैं, उनके खुद के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन साहब, वो खुद राहुल गांधी जी को कैप्टन मानने से नकार रहे हैं। 2014 में पंजाब ही अकेला ऐसा राज्य था जहां मोदी लहर के बावजूद कांग्रेस ने जीत दर्ज की, लेकिन कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े से उसका ये किला खतरे में आ गया है। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल, सत्येंद्र चौहान के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। पंजाब कांग्रेस के उठा बैठक के राजनीतिक मायने भी हैं। प्रश्न ये है कि क्या सिद्धू की नाराजगी से कांग्रेस का खेल खराब होगा? क्या कांग्रेस की कलह से आम आदमी पार्टी को फायदा होगा? आखिर पंजाब की राजनीति अब कौन सी करवट बदलेगी? कांग्रेस का कोई अभी इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी निर्णय तो कोई ले ही रहे हैं। कांग्रेस नेता के खिलाफ ये कांग्रेस का ही प्रदर्शन है। पार्टी हाईकमान से सिब्बल ने सवाल क्या पूछे? कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करने उनके घर पहुंच गए। इस विरोध से पहले इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने राहुल गांधी पर सवाल पूछने वाले कपिल सिब्बल को आड़े हाथों लिया और ट्वीट कर तंज कसा। सुनिए जी हुजूर, पार्टी की अध्यक्ष और नेतृत्व वही है जिन्होंने आपको हमेशा संसद पहुंचाया, पार्टी के अच्छे वक्त में आपको मंत्री बनाया, विपक्ष में रहे तो आपको राज्यसभा पहुंचाया, अच्छे बुरे वक्त में सदैव जिम्मेदारियों से नवाजा, और जब वक्त संघर्ष का आया तो
इसी तरह का वार NSY के अध्यक्ष नीरज कुंदन ने किया और लिखा, संगठन मां है, संगठन से हम हैं, संगठन ने हमें सब कुछ दिया है, करोड़ों लोगों का विश्वास है संगठन। कुछ सीनियर नेताओं को नजर के चश्मे और दिमाग दोनों सुधरवा लेने की जरूरत है। श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में संगठन मजबूती से नफरत की विचारधारा के खिलाफ लड़ रहा है। इस तरह पंजाब के झगड़े से कांग्रेस पार्टी के ही झुलसने की नौबत आ गई है। एक तरफ पार्टी के बुजुर्ग नेता हैं, तो दूसरी तरफ राहुल समर्थक नौजवान नेता जो खुलेआम राहुल गांधी की तरह G23 के नेताओं को लताड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर है, वो सब हमारे, उनको अंदर लाओ, और जो हमारे यहाँ डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ RSS के और जाओ, भागो, मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी, हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी। कांग्रेस दो धड़ों में बट गई है, दोनों गुट एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। भले ही पार्टी को नुकसान हो जाए, पंजाब में दलित मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद कांग्रेस को वापसी की उम्मीद जगी थी, लेकिन उसे सिद्धू के इस्तीफे की नजर लग गई और केजरीवाल को मौका मिल गया। हम देख रहे हैं कि इस वक्त पंजाब में किस तरह से राजनीतिक माहौल है, राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सत्ता की गंदी लड़ाई चल रही है, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हम अपनी समस्याएं लेके किसके पास जाएं। इन लोगों ने सरकार को एक तमाशा बना दिया है। अब आम आदमी पार्टी ही पंजाब को एक स्थिर सरकार दे सकती है। आम आदमी पार्टी पंजाब जीतने के लिए दलित सीएम का दांव चलने वाली थी, जिसे कांग्रेस ने चन्नी को मुख्यमंत्री बनाकर ध्वस्त कर दिया। मगर सिद्धू की बगावत से आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद हो गए। वहीं कांग्रेस के सामने अब पंजाब की सत्ता बचाने के अलावा पार्टी के अंदरूनी झगड़े से भी निपटने की चुनौती है। जानकार भी मानते हैं कि कांग्रेस की ये कलह पार्टी को बहुत भारी पड़ सकती है। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस में झगड़े चल रहे हैं, ये तो निश्चित है वोटरों का मन कांग्रेस की तरफ से क्षुब्ध होता जा रहा है। वोटर कांग्रेस को वोट देने के लिए दो बार सोचेगा कि क्या इस पार्टी को वोट दिया जाए जिस पार्टी के लीडर आपस में झगड़ते रहे हैं। तो कांग्रेस के वोटर शिफ्ट होंगे। आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसको अभी परखा नहीं है पंजाब की जनता ने। और पंजाब के पड़ोस में जब हम दिल्ली में देखते हैं आम आदमी पार्टी जिस तरह से सरकार चला रही है, तो मुझे लगता है लोगों में एक मन होगा, लोगों के बीच में ये एक बात होगी कि क्यों ना इस नई पार्टी को ट्राई किया जाए। तो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट होने की गुंजाइश मुझे ज्यादा दिखाई पड़ती है। पंजाब में कांग्रेस का सेनापति हथियार छोड़कर कोप भवन में जाकर बैठ गया है। दिल्ली में नेता आपस में जुबानी जंग लड़ रहे हैं। गांधी परिवार भी निशाने पर है। कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल, सत्येंद्र चौहान के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है ताजमहल से। वो ताजमहल जिसे देखने के लिए देश और दुनिया के लोग आते हैं, उसकी सुरक्षा में सेंध की खबर है। ड्रोन दिखा है, ताजमहल के आसपास का एरिया प्रतिबंधित है, वहां पर एक ड्रोन उड़ता हुआ दिखा है। सुरक्षा टीम ने ड्रोन को मार गिराया है। अब इस बात की जांच चल रही है कि ड्रोन किसने उड़ाया, ड्रोन क्या है, क्या ये कितना बड़ा खतरा ताजमहल को इस ड्रोन से हो सकता था। ड्रोन उड़ाने वालों को से पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक है ताजमहल। दर्शक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।